अंकों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा अंक। क्या रहेगा? अंक। अंक को हम क्या कहते हैं? डिजिट। अंक को हम क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखें कि अंक क्या होते हैं, ठीक है। यानी संख्या को लिखने के लिए इस्तेमाल होने वाले चिन्हों को अंक कहते हैं। चिन्हों को अंक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि संख्या को लिखने के लिए इस्तेमाल होने वाले चिन्हों को अंक कहते हैं। अब इसके बाद जो है अंक कौन कौन होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को अंक कहते हैं। को अंक कहते हैं। यानी 0 से लेकर के 9 तक जो लिखे गए हैं इनको हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। किसी भी संख्याओं को लिखने के लिए हम इन्हीं 10 संख्याओं का जो है उपयोग करते हैं। यानी कुल जो है यहां कह सकते हैं कि कुल गणितीय अंकों की संख्या कितनी होती है? 10। कुल गणितीय अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। काउंटिंग कर लीजिए आप, ठीक है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी कुल गणितीय अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है, ठीक है। अब इसके बाद जो है अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे अंक के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? अंक के प्रकार। अब यहां पे आप लोग बच्चों याद रखना कि अंक के प्रकार। देखिए अंक के प्रकार। अब देखिए अंक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अंक 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सार्थक अंक। पहला क्या होता है? सार्थक अंक, ठीक है। और दूसरा जो होता है ये होता है असार्थक अंक। दूसरा क्या होता है? असार्थक अंक। अब देखिए सार्थक अंक क्या होता है, ठीक है। तो सार्थक अंक यानी 1 से लेकर 9 तक के जो अंक है, 1 से लेकर के 9 तक के जो अंक है हम उनको सार्थक अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उनको सार्थक अंक कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये जितने भी हमने लिखे हैं ये सब क्या कहलाएंगे? सार्थक अंक कहलाएंगे। असार्थक अंक कौन होता है? 0। 0 को जो है हम असार्थक अंक कहते हैं। 0 क्या कहते हैं? असार्थक अंक कहते हैं। अब देखिए सार्थक अंक और असार्थक अंक यानी अंक 2 प्रकार के होते हैं। एक सार्थक होता है, दूसरा असार्थक होता है। सार्थक अंक में 1 से 9 तक के अंक होते हैं और असार्थक अंक में 0 होता है। इसको असार्थक क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं इसको असार्थक? क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए हम कितना भी 0 0 0 0 लिखे कोई संख्या नहीं है, ये कोई संख्या नहीं, इसलिए हम इसको असार्थक कहेंगे, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो अंक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक सार्थक अंक और दूसरा होता है असार्थक अंक, ठीक है। अब ये भी याद रखिएगा आप कि केवल असार्थक अंकों से हम संख्या नहीं बना सकते। केवल असार्थक अंकों से हम संख्या नहीं बना सकते क्योंकि असार्थक अंक क्या है? 0 है। और 0 0 0 0 लिखेंगे तो ये कोई संख्या नहीं है, ये कोई संख्या नहीं है, ठीक है। इसलिए केवल असार्थक अंकों से हम संख्या नहीं बना सकते। इसके बाद सार्थक अंक, देखिए हमें किसी भी संख्या को बनाने के लिए केवल सार्थक अंक लेना होगा या तो कोई सार्थक अंक और कोई जो है
कि कोई सार्थक अंक और उसके साथ कोई असार्थक अंक दे सकते हैं। यानी हमें कोई संख्या बनाने के लिए सार्थक अंक, या तो केवल सार्थक अंक लेकर के संख्या बना लीजिए, या सार्थक अंक लीजिए और उसके साथ असार्थक अंक लीजिए, तब तो संख्या बनेगी। जैसे अब ये सार्थक अंकों में जैसे हमने ले लिया 4 5, ठीक है, 45 लिखा, तो इसमें दो अंक है, एक 4 है और एक 5, ये दोनों सार्थक अंक है। तो 2 सार्थक अंक या 3 सार्थक अंक, 4 सार्थक अंक लेकर के हम एक बड़ी संख्या बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम केवल असार्थक अंक लेकर के संख्या नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आपकी इच्छा हो तो हम क्या कर सकते हैं कि सार्थक अंक भी ले सकते हैं और उसके साथ हम असार्थक अंक भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी ये इतना है जो है सार्थक अंक है और ये 0 0 क्या है, असार्थक अंक है। तो हम सार्थक अंक और असार्थक अंक दोनों को मिलाकर के भी हम संख्या का निर्माण कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो था हमारा अंक था, ठीक है। तो बच्चों हम अगले जो है पेज पे चले, ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। पहले हम लोग संख्या, अब देखिए संख्या को अंग्रेजी में जो है नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं, ठीक है। संख्या को जो है हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। अब यहां पढ़ेंगे संख्या क्या होता है, ठीक है। अब यहां देखेंगे कि संख्या क्या होता है। तो संख्याएं एक गणितीय रूप है, एक गणितीय रूप है जिसका उपयोग गिनने या मापने या किसी वस्तु की मात्रा बताने के लिए करते हैं, मात्रा बताने के लिए करते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि संख्या क्या है, संख्या को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं, ठीक है। कह रहा है कि संख्या एक गणितीय रूप है, संख्या एक गणितीय रूप है जिसका उपयोग गिनने, मापने या किसी वस्तु की मात्रा बताने के लिए करते हैं। जैसे हमें किसी वस्तु को गिनना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, संख्या का प्रयोग करेंगे। किसी वस्तु को मापना हो तो हम संख्या का प्रयोग करेंगे। किसी वस्तु की मात्रा बतानी हो तो हम संख्या का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है अंक कौन कौन, जैसे मान लीजिए हम कुछ अंक ले लेते हैं, जैसे 2 3, ये 4, ये 5, ये अंक है। ये क्या है, अंक हमने ली, ठीक है, अंक ले। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें संख्या बनाना हो, क्या बनाना हो, संख्या बनाना हो, तो इन अंकों को जो है हम एक साथ कर देंगे। जैसे 2 3 4 और ये 5, तो ये कितना बना, 2345। 2345 है, ये क्या बन गया, संख्या, और ये क्या है, अंक है। यानी इस संख्या को बनाने के लिए कौन कौन से अंक यूज किए, 2 3 4 और ये 5, यानी ये अंक जो है यूज किए गए, ठीक है। अब इसके बाद जाते हैं हम लोग जो है, हम लोग पढ़ेंगे संख्या के प्रकार, ठीक है। तो यहां पे आते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे संख्या के प्रकार। यानी याद रखिएगा आप लोग कि संख्या 2 प्रकार की होती है। संख्या कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला होता है वास्तविक संख्या, पहला क्या होता है, वास्तविक संख्या, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। यानी वास्तविक संख्या को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। और दूसरी जो संख्या है, किसके बारे में पढ़ेंगे, अब वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं, इसको हम बोलेंगे रियल नंबर्स, ठीक है। वास्तविक संख्याओं को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स, ठीक है। अब देखिए रियल नंबर्स के बारे में जानते हैं कि रियल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा जो है वास्तविक संख्याओं के बारे में,
पहला पॉइंट आप याद रखेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, यानी कह रहा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी यहां पे हम इसको तोड़ करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली बात जो है यहां पे एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा आप लोग कि वास्तविक संख्याओं को जो है R से प्रदर्शित किया जाता है। R से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी यहां पे कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं और सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। लेकिन यहां पे 2 पॉइंट और याद रखने होंगे आपको कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती हैं। सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती। और अगली बात कि सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या भी नहीं होती हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में जैसे ले लेते हैं कि वास्तविक संख्या में कौन कौन से आएंगे। जैसे 5 ले लीजिए, 2/3 ले लीजिए, √3 ले लीजिए, √16 ले लीजिए, पाई ले लीजिए, 22/7 ले लीजिए। ये जितने भी हमने नंबर्स लिखे, एग्जाम्पल्स लिखे, सबके सब क्या है वास्तविक संख्या है। सब क्या है वास्तविक संख्या है, क्योंकि इसमें कुछ परिमेय संख्या भी है और कुछ अपरिमेय संख्या भी है। जैसे यहां पर देखिए कि ये जो 5 है वो परिमेय संख्या है, 2/√3 जो है जो परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √16 जो है परिमेय संख्या है, पाई जो है अपरिमेय संख्या है और 22/7 जो है परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का एक सम्मिलित रूप है, अर्थात एक संग्रह है। समझ लीजिए। तो इसके बाद अब हम आते हैं अगले पॉइंट में। तो इस पॉइंट जो लिखने जा रहे हैं इन बातों को जो आप लोग याद रखिएगा कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। वास्तविक संख्या होती हैं। ठीक है, इसके बाद अगले पॉइंट होगा कि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है। अब यहां पे 2 बातें आपको लिखा गया कि सभी परिमेय संख्याएं, यानी जितनी भी परिमेय संख्या है सब वास्तविक संख्या है। ठीक, इसके बाद सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, यानी जितनी भी अपरिमेय संख्या वो भी क्या है वास्तविक संख्या है। लेकिन यहां पे आपको 2 बातें और नोट करनी चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती है। परिमेय संख्या नहीं होती है। यहां क्या कर रहा है कि जितनी भी कर रहा है कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि वास्तविक संख्या
जो जितनी भी वास्तविक संख्या है सब परिमेय नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें कुछ अपरिमेय भी शामिल है। ठीक है, तो अगले पॉइंट में ये नोट कर लीजिए कि सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं होती है, अपरिमेय संख्या नहीं होती है। यानी सभी परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि सभी वास्तविक संख्याओं में जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सभी वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय संख्या है या सभी वास्तविक संख्या केवल परिमेय संख्या है? ये हमारा कहना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट जो हमारा है वो कह रहा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह है उसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। याद रखना हो कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती है और सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या भी नहीं होती है। तो ये था वास्तविक संख्याओं के बारे में पूरा जानकारी। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम कई प्रकार की और भी संख्याएं हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से कर करके हम लोग जो है संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तब हम लोग जो है अगले पेज पे चलते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग बताइएगा अपने कमेंट में और लाइक दीजिएगा, ताकि हमें भी लगे कि हमने जो मेहनत किया, प्रयास किया वो अच्छा रहा, ताकि हम अगले वीडियोज के लिए और भी परिश्रम करें। और लगातार ऐसे ही वीडियोज जो है यूट्यूब पे प्रतिदिन आते रहेंगे और पूरे कोर्स कराए जाएंगे आपको। क्लास 10th के टोटल मैथ के, साइंस के जो है कोर्स कराए जाएंगे यूट्यूब पे। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफी इंपोर्टेंट्स होंगे और आपके काफी अच्छे अंक लाने में ये मदद करेंगे। ठीक है, इसके बाद आइए हम लोग चलते हैं अगले पेज पे। ठीक है, तो अगले पेज पे चले बच्चों। ठीक है, आ जाइए अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, यहां पे आते हैं हम लोग। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, आप याद रखिएगा वास्तविक संख्या जो है दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन से दो प्रकार होते हैं उसके? ठीक है, पहला होता है परिमेय संख्या। पहला क्या होता है बच्चों, परिमेय संख्या। पहला क्या होता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी, परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है। पहला होता है परिमेय संख्या, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, और अपरिमेय संख्या को जो है हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, यानी आपको याद रखना है बच्चों कि जो वास्तविक संख्याएं हैं ये दो प्रकार की होती है। पहला होता है परिमेय संख्या और दूसरा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। और पहला क्या होता है, परिमेय संख्या, और दूसरा क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे जो है हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले जो है हम लोग आते हैं परिमेय संख्या पे। किस पे आते हैं, परिमेय संख्या पे आते हैं। तो चलते हैं अगले पेज पे। ठीक है, तो हम अगले पेज पे आ जाए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे पढ़ेंगे हम परिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे हम लोग, परिमेय संख्या। चलिए हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्याओं, कोई भी संख्या परिमेय संख्या होगी यदि वह 3 या 4 बातों का ध्यान रखेगी। ठीक है, अब देखिए हम कुछ यहाँ पे जो है हम लोग परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि परिमेय संख्या के बारे में लिखते हैं। अब देखिए परिमेय संख्या के लिए जो है 4 बातों का ध्यान रखना होगा आपको।
यानी कोई भी संख्याएं परिमेय संख्या होगी यदि वह इन 4 शर्तों को पूरा करेगी। और वो 4 शर्त कौन कौन से हैं, वो आइए देखते हैं कि 4 शर्त ऐसे कौन कौन से हैं जो परिमेय संख्या के लिए जो है उपयोगी हैं। अगर इन 4 शर्तों को कोई संख्या अगर जो है कि फॉलो कर रही है तो वो संख्या जो है परिमेय संख्या होगी। तो देखिए पहला शर्त क्या होता है, यानी परिमेय संख्या होने के लिए 4 शर्त होते हैं। कितने शर्त होते हैं, 4 शर्त होते हैं। पहला देखिए नंबर 1, पहला शर्त क्या होता है, ठीक है, पहला शर्त लेते हैं। तो पहला शर्त होता है कि संख्या जो है p/q के रूप में हो, ठीक है। पहला शर्त क्या है कि जो संख्या हमें दी है उस संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके। इसके बाद दूसरा शर्त क्या होता है, दूसरा शर्त होता है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात q का मान 0 नहीं होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 2 शर्त हुए। अब देखिए तीसरा शर्त क्या होता है, तीसरा शर्त ये होता है कि p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ये जो 3 शर्त हुए कि जो p और q है वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। हम पूर्णांक के बारे में समझाएंगे आपको, ठीक है, कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, पूर्णांक क्या होता है। बट यहाँ पे आप ये समझिए कि p और जो q है वो दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ये 3 शर्त हुए। अब इसका चौथा शर्त, कौन सा शर्त, चौथा शर्त करेक्ट, p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, यानी जो p और q का जो मान दिया है ना उसका अगर हम गुणनखंड निकाल लें और देखेंगे कि उसमें उभयनिष्ठ का अर्थ होता है कि कॉमन क्या है, दोनों में कौन सी संख्या जो है मैच कर रही है, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं 3 और 5 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल करके, ठीक है। 3 और 5 का जो है हम देखते हैं कि 3 और 5 में कौन सा संख्या उभयनिष्ठ है। देखिए यहाँ पे हम 3 को क्या लिखेंगे, 1 गुणे 3 ये लिखेंगे, या अब देखिए यहाँ पे जो 3 है तो 3 का जो 3 का गुणनखंड है, 3 का फैक्टर जब निकालेंगे तो 3 के फैक्टर कौन कौन होंगे, 1 होंगे और 3 होंगे, ठीक है। और यहाँ पे 5 है तो इसका फैक्टर क्या होगा, 1 और 5, 1 और 5। तो देखिए इन दोनों में यानी p का मान है, ये p का मान है और ये q का मान है, ठीक है। तो p का मान कितना है, 3 है, और 3 के गुणनखंड कौन कौन है, 1 और 3, 1 और 3 होंगे, और 5 का गुणनखंड क्या होगा, 1 और 5 होगा, ठीक है। तो देखिए अब दोनों में कॉमन क्या है, देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, कॉमन का अर्थ होता है उभयनिष्ठ, ठीक है। हम हिंदी में उभयनिष्ठ कर रहे हैं तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना का है, 1 होना चाहिए। देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में क्या है, 1, और इसमें भी क्या है, 1 है। तो ये जो 3/5 है ना, ये चारों शर्तों को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, इसलिए ये 3/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या करते हैं हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया 7, हमने दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया 7। अब ये 7 जो है परिमेय संख्या है या नहीं है, आइए देखते हैं। करेक्ट, देखिए अब यहाँ पे 7 लिखा हुआ है तो क्या हम इस 7 को 7/1 लिख सकते हैं, 7/1 लिखेंगे, ठीक है। यानी अब देखिए ये संख्या p/q के रूप में हो, देखिए p/q के रूप में है ना, ठीक। दूसरा कह रहा है q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, देखिए q का मान 0 नहीं है, q का मान क्या है यहाँ पे 1 है। कह रहा है p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, देखिए ये 7 भी पूर्णांक है और 1 भी क्या है, पूर्णांक है। तो ये 7 जो है तीसरे भी शर्त को जो है फॉलो कर रही है। चौथा शर्त कह रहा है p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए भैया, 1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 7 का उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालेंगे तो 1 और 7 ही होता है ना, और 1 का क्या होगा, 1 होगा। तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, यानी उभयनिष्ठ क्या है, 1 ही है दोनों में, ठीक है। तो ये जो 7 है ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। अब इसके बाद अगले टॉपिक, अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है।
अब देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पे जो है हमने 2 एग्जाम्पल्स लिए। कितने एग्जाम्पल्स लिए हमने? 2 एग्जाम्पल्स जो है हमने लिए। चलिए हम यहां से जो है ठीक, अब इसके बाद आते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे। 2 एग्जाम्पल हो गए, तीसरा एग्जाम्पल। और देखिए तीसरा एग्जाम्पल क्या लेंगे, ठीक है। चलिए हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 0 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 0, ठीक है। अब यहां पे ये पूछा जाता है आपसे कि क्या बताइए कि 0 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। अब आइए देखते हैं कैसे 0 एक परिमेय संख्या है। और देखिए 0 है तो क्या इस 0 को आप 0/1 लिखोगे? 0/1 लिखोगे। अब देखिए यहां पे कह रहा है कि ये p/q के रूप में हो, तो देखिए ये p/q के रूप में है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो देखिए भाई साहब q कहाँ है? 0। q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो q नीचे वाला है ना, तो देखिए नीचे क्या है? 0 है, नहीं है ना। p का मान 0 हो सकता है, q का बस मान 0 नहीं होना चाहिए। वो क्या कर रहा है? q का मान 0 नहीं होना चाहिए, p का 0 हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे q का मान क्या है? 1 है, इसलिए ये क्या है? परिमेय संख्या है। कह रहा है कि p q दोनों पूर्णांक है, ठीक है। यानी 0 भी क्या है? पूर्णांक है, और 1 भी क्या है? पूर्णांक है, ठीक है। 0 एक पूर्णांक होता है और 1 भी क्या है? एक पूर्णांक है, ठीक है। अब इसके बाद चौथा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं? हम चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए चौथा एग्जाम्पल क्या लेते हैं? जैसे हमने लिया √4। क्या लिया हमने? √4 ले लिया, ठीक। आप बताइए कि ये √4 जो है परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? और भी संख्या मैं ले सकता हूं, ठीक। जैसे मान लीजिए √4 लिया हमने, √9 लिया, √16 लिया, √25 लिया, √36 लिया, और भी ले सकते हैं, ठीक है। हमने इतने सारे नंबर्स लिए। अब ये जितने भी हमने √4, √9, √16, √25, √36 लिए, ये सबके सब परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है? परिमेय संख्या। क्योंकि देखिए यहां पे अगर हम क्या करेंगे कि ये √4 है, तो √4 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे, क्या निकालेंगे? वर्गमूल, सबका वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। जो 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। √25 का अगर हम वर्गमूल निकालें, 25 का अगर हम 25 का वर्गमूल निकालें तो कितना होगा? 5 होगा। 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6 होगा। तो देखिए ये जो संख्याएं दी गई हैं ये रूट में है, और रूट में जो भी संख्याएं दी हो अगर उनका हम वर्गमूल निकालते हैं और एक पूरी संख्या आती है, एक पूरी संख्या आती है यानी पूर्ण संख्या आती है, तो वो क्या होता है? उसे हम परिमेय संख्या मानते हैं। क्या मानते हैं? परिमेय संख्या मानते हैं। तो यहाँ पे एक बात जो है आप लोगों को याद रख लीजिएगा, हम नोट कर दे रहे हैं, ठीक है। नोट, ठीक है। यदि कोई संख्या रूट में लिखी हो और उसका वर्गमूल पूरा आए, तो वह संख्या परिमेय संख्या होगी, ठीक है। ये याद रखिएगा कि यदि कोई संख्या रूट में लिखा गया हो और उसका वर्गमूल निकालने पर एक एग्जैक्ट नंबर आता है, एक पूरा नंबर आता है, पूरी संख्या आती है, तो वह संख्या जो है परिमेय संख्या होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, ठीक। अब इसके बाद जो है हम पहुंचते हैं अगले
जो है अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, क्या है कि हम अगले पेज पे चलते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले पेज पे आते हैं। अब इसके बाद 4 एग्जाम्पल्स हमने लिए, चलिए 5वां एग्जाम्पल लेते हैं। 5वां एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए जैसे 5वां एग्जाम्पल हमने लिया, रूट 16/2। हमने क्या लिया, रूट 16/2। अब बताइए कि रूट 16/2 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। अब देखिए यहां पे क्या करेंगे कि ये जो रूट 16/2 दिया है, हम इस संख्या को, देखिए किसी भी संख्या को हम डिसाइड तभी करेंगे जब ये संख्या को हम पूरी तरह से हल कर देंगे। ठीक है, तभी हम डिसाइड करेंगे कि परिमेय है या अपरिमेय है। तो आइए थोड़ा सा इसको हल करना पड़ेगा, और इसको हल करके जो है हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए ये 16 दिया है, रूट में क्या दिया है, 16 दिया है। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, और बट्टे में कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 4 2। अब देखिए यहां पे 16 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा, और 2 हो गया बट्टे में। अब देखिए इसको काट देंगे, इसको क्या करेंगे, हम काटेंगे। ठीक है, काटेंगे कैसे, देखिए 2 से काटते हैं, 2 दूनी के 4, 2 1 कम 2, तो कितना आया, 2/1 आया। कितना आया, 2/1 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसके 4 शर्त कौन कौन से। पहला शर्त है p/q के रूप में होना चाहिए, सही है, p/q के रूप में है। दूसरा शर्त है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। नीचे वाला देखिए मान क्या है, 0 नहीं है, 1 है। ठीक है, तीसरा कर रहा था शर्त कि p और q पूर्णांक होना चाहिए, तो देखिए 2 भी पूर्णांक है और 1 भी क्या है, पूर्णांक है। और इसके बाद चौथा शर्त कर रहा था कि p और q का चौथा शर्त कर रहा था कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है 1 होना चाहिए। तो देखिए 2 और 1 का अगर आप गुणनखंड निकालोगे तो 2 को आप क्या लिखोगे, 1 और 2, यही। और देखिए 1 और 2 लिखेंगे। ठीक है, और 1 का क्या होगा, 1 होगा। तो दोनों उभयनिष्ठ क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये चारों शर्तों को जो है पूरा कर रही है। अब इसके बाद जो है छठा एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, छठा एग्जाम्पल लेते हैं। और छठे एग्जाम्पल पे क्या ले लिया आपको, चलिए ले लेते हैं रूट 3/√27। क्या लिया हमने, रूट 3/√27। आपको हो गए सर, आपने तो बताया था कि सर कोई संख्या रूट में हो और उसका वर्गमूल निकाले तो एक पूर्ण संख्या आनी चाहिए, एक एग्जैक्ट नंबर आना चाहिए, पूरा पूरा संख्या आना चाहिए। समझ रहे? तो देखिए रूट 3 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, ये जो 3 है इसका अगर हम मान निकालें तो कितना आता है, 1.7325 अभी आते रहेगा। ठीक, अब तो ये एग्जैक्ट संख्या नहीं है, तो ये रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या बताइए कि ये पूरी संख्या है रूट 3/√27, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो देखिए हमने एक बात बताया आपको कि जब तक इस संख्या को हम पूरा हल नहीं कर सकते, हल कर ले, अगर इसमें कुछ हल हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो हम इसको आगे बढ़ा करके ही चेक करेंगे कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो आइए इसको जो है हम आगे बढ़ा करके जो है चेक करते हैं कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, अब देखिए रूट 3 हो गया ना, रूट 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो 27 दिया, रूट 27 दिया ना, रूट 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 9। क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 9 लिख सकते हैं ना। अब देखिए रूट 3 बटे में, अब देखिए ये 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3। 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3 हो जाएगा, और ये रूट 3 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे रूट 3 से रूट 3 क्या हो गया, कट गया, तो ऊपर क्या बचा, 1, और नीचे क्या बचा, 3। तो ये कितना बचा, 1/3। ये कितना बचा, 1/3। अब देखिए ये चारों शर्त को पूरा कर रहा है, p/q के रूप में भी है, q का मान 0 भी नहीं है। ठीक, और p और q पूर्णांक यानी 1 और 3 भी पूर्णांक है।
और 1 और 3 का अगर हम गुणनखंड निकालें तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आएगा। ठीक है, ये चारों शर्तों को पूरा कर रहा है। इसलिए ये जो दिया हुआ है √3/√27, ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्या है? परिमेय संख्या है। अब इसके बाद जो 7वें एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक है, अब 7वां एग्जाम्पल लेते हैं। और ये 7वें एग्जाम्पल में हम लेते हैं क्या? जैसे हमने ले लिया 0.333 डॉट 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 डॉट। ठीक है, 0.333 आ रहा है। ये क्या है? आवर्ती है। ये क्या है? आवर्ती है, यानी 3 जो है बार बार बढ़ रहा है। ठीक है, या इसी संख्या को हम लिख सकते हैं 0.3 पे बार चढ़ा देंगे। क्या चढ़ा देंगे? 3 पे बार। अब ये जो संख्या है या ये संख्या है, ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो संख्या इस तरह से होती है हम इसको क्या करेंगे? 3/9 लिख सकते हैं। तो 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/3। यानी क्या है? परिमेय संख्या है। 1/3 क्या है? परिमेय संख्या है। अब इसके बाद और सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो और अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे 8वां एग्जांपल लेते हैं। हमें लिए 0.236 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब ये बताइए कि ये जो संख्या है, ये संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? देखिए इसको देखते हैं। देखिए इसमें 3 संख्या है, 206। यहां पे जो संख्या है 236 236 236, यानी यही संख्या जो है बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो इस स्थिति में इस संख्या को हम लिख सकते हैं क्या? 0.236 पे बार। और ये संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। ये संख्या क्या है? परिमेय संख्या। इसको हम 236/999 लिख सकते हैं। बटे में 99 लिख सकते हैं। संख्या है तो कहेंगे कि ये जो संख्या है ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आया? ये क्या है? परिमेय संख्या है। अब इसके बाद और भी बहुत सारी संख्याएं हैं। ठीक है, अब चलिए अगले पेज पे चलते हैं और एक अच्छा सा जो है पॉइंट सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगले पॉइंट पे चले हम लोग। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। चलिए अगले पेज पे आते हैं। अब अगले पेज पे देखिए, एक बात यहां पे याद रखिएगा, आपसे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, एक अच्छा प्रश्न आप बता रहे हैं। ठीक, आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में पहला फैक्ट क्या है? ठीक है, आप याद रखिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब कोई पूछेगा सर पाई एक अपरिमेय संख्या क्यों है? तो बात तो ये है सर कि जो पाई है ये पूर्णांक नहीं है। पाई एक पूर्णांक नहीं है। और परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में जब लिखते हैं ना, तो p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। और यहाँ पे पाई जो है क्या है? पूर्णांक नहीं है। इसलिए ये क्या है? पूर्णांक जो नहीं है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ठीक है, तो यहां नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पाई पूर्णांक नहीं है। क्योंकि पाई पूर्णांक नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद एक बात याद होगी कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और दूसरी बात ये याद रखिएगा अगले पॉइंट में
कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान है, पाई का मान कितना होता है 22/7। ये 22/7 है ना, ये क्या है परिमेय संख्या है। ये क्या है परिमेय संख्या है। ये क्या है परिमेय संख्या है। यानी पाई का मान जो होता है 22/7 में एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है। अब इसके बाद एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो 3.14 है, 3.14, 3.14 भी परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, 3 बातें आपको बताया हमने। पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि पाई पूर्णांक नहीं है। ठीक। इसके बाद दूसरे पॉइंट है कि पाई का जो मान होता है 22/7 वो परिमेय संख्या होता है सर। क्योंकि देखिए इसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, p/q के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। और p जो 22 है और ये जो 7 है ये पूर्णांक भी है, और q का मान इसमें 0 भी नहीं है। और 22 और 7 का अगर हम गुणनखंड निकालें तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ निकाल करके देख लीजिए, 22 को हम क्या लिखेंगे 1, 2, 11 और 22 के ही गुणनखंड होंगे, और 7 के गुणनखंड क्या होंगे 1 और 7। तो इसमें देखिए इसमें कॉमन क्या हुआ एक ही ना, उभयनिष्ठ क्या है 1 है, उभयनिष्ठ क्या है 1 है। तो ये क्या है परिमेय संख्या के चारों नियमों को फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या है ये 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 एक परिमेय संख्या। इसके बाद ये भी याद रखिएगा कि 3.14 भी परिमेय संख्या, क्योंकि पाई का भी ये मान होता है 3.14 लगभग। ठीक है। तो अब एक चौथा पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, चौथा पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो चौथे पॉइंट को आइए बता देते हैं। और एक बात और कि अगर ये वीडियो जो है पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा और प्रयास आगे रहे, ताकि हम आपको और अच्छे से जो है उपलब्ध करा सके। ठीक है। तो यहां पे याद रखिएगा पाई के साथ कोई भी संख्या हो तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी अपरिमेय संख्या होगी। अब आइए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल्स। ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल्स लेते हैं। क्या करेंगे पाई के साथ कोई भी अगर आप संख्या लिख दोगे या किसी संख्या के साथ आप पाई जोड़ दो, किसी संख्या के साथ आप पाई लगा दो उसके साथ में, तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके साथ 2 है, संख्या हमने कोई संख्या क्या लिया 2 लिया, और इस 2 के साथ हमने पाई लगा दिया, ये 2 पाई क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया। अब देखिए अगर मान लीजिए 2 बटे में हमने 5 लिया, ये 2 बटे में 5 लिया, अगर हम इसके साथ पाई ऐड कर दिए तो ये 2 बटे में 5 पाई जो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। या पाई के साथ मान लीजिए हमने 3 ऐसे लिख दिया, तो ये क्या हो गया पाई प्लस 3 क्या है अपरिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया। अगर हम पाई बटे में 2 लिखते हैं तो भी क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है। यानी आप किसी भी संख्या के साथ पाई लगा देंगे तो वह संख्या पूरी तरह से वो अपरिमेय होगी, वो हमेशा के लिए क्या हो जाएगी अपरिमेय हो जाएगी। तो ये पॉइंट जो है 4 पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट्स हैं, आप इन्हें जो है याद रखें। और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पाई परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है, या ये भी पूछा जाता है कि पाई का जो मान 22/7 है परिमेय है कि अपरिमेय है, या 3.14 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो ये जो 4 पॉइंट है आप बकायदे याद रखिएगा। ठीक है। तो अब चलते हैं आगे के पॉइंट पे। ठीक है। अब कुछ आगे जो पॉइंट्स हैं उनको भी देखते हैं हम लोग। तो चले अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है। आते हैं अब देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ और बातें हैं जो आपको याद रखना होगा।
ठीक है, आप याद रखिएगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। ये लिखा रहा है कि आप एक परिमेय संख्या के साथ एक अपरिमेय संख्या को जोड़ दो तो हमेशा क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। जैसे आइए एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स में जैसे हमने दो जो है एक परिमेय संख्या, इसके साथ हमने क्या किया, एक अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया, तो 2 + √3 क्या है, अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है। या जैसे मान लीजिए 5 प्लस हमने √5 ले लिया, ठीक है। ये 5 जो एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या को जब अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ देते हैं या एक अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या के साथ जोड़ देते हैं तो जो योगफल प्राप्त होता है वो सदैव यानी हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जिसे मान लीजिए हमने √7 में हमने 8 जोड़ दिया, तो देखिए ये अपरिमेय संख्या, √7 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये 8 क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या का योगफल जो आता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या आता है, ठीक है। इसके बाद अगले पॉइंट में कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर सदैव अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखिए हमें क्या कह रहा है कि एक परिमेय संख्या, तो चलिए हम कोई परिमेय संख्या उठा लेते हैं जैसे 3, ठीक। और कह रहे कि एक अपरिमेय संख्या, चलिए हम एक अपरिमेय संख्या उठाइए √7, ठीक है। कह रहे कि अंतर यानी इसमें माइनस लगा देते हैं, यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो अंतर होता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा, ठीक है। या और भी एग्जांपल से ले लेते हैं, जैसे √2 - 2, ठीक है, 5 - √11, ठीक है, ये हो गया, ठीक। तो ये दो बातें याद हुआ कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल जो है सदैव अपरिमेय संख्या होता है। दूसरा पॉइंट था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर सदैव अपरिमेय संख्या होता है। एक तीसरा पॉइंट, ठीक है, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होती है, सदैव अपरिमेय संख्या होती है। करें कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल है
वो हमेशा अपरिमेय संख्या माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे मान लीजिए 2√3, हमने लिया 2√3। देखिए यहाँ पे 2 जो है परिमेय संख्या है और √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो जो गुणनफल प्राप्त हुआ 2√3 वो क्या हुआ, एक अपरिमेय संख्या। या जैसे 5√7 हुआ, 3√2 हुआ, 7√11 हुआ, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि एक परिमेय संख्या के साथ जब आप एक अपरिमेय संख्या का गुणा कर दोगे तो जो गुणनफल आएगा, ठीक है, जो गुणनफल आएगा वो सदैव अपरिमेय संख्या माना जाएगा। तो अभी यहाँ पे अभी 3 बातें हुई, चलिए अब चौथी बातें जानते हैं, अगले पॉइंट में आते हैं। और देखिए अगला पॉइंट क्या होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है इन सब पॉइंट्स को, तो याद रखिएगा इन सब चीजों का जो है हम जो आपके विगत परीक्षाओं में जैसे 2026 में, 2025 में, 2024 में, 2023 में, 22 में जितने भी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, समझ रहे हैं आप, ये जितने भी एमसीक्यू पूछे गए हैं उन सबको मैं कराऊंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग बेसिक चीजें कर रहे हैं, इसके बाद जो है हम लोग एमसीक्यू करेंगे ताकि आपका परीक्षा में, एग्जाम में आपका एक नंबर भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो अब आते हैं इसके बाद एक पॉइंट और याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, याद रखिएगा, याद रखिएगा 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी कोई भी 2 परिमेय संख्या दिया हो और उन दोनों संख्याओं के बीच में अनगिनत अर्थात अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ये नहीं कह सकते कि 2 संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, अनगिनत अर्थात अनंत परिमेय संख्याएं होती है। तो ये जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको याद रखिएगा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक। अब इसके बाद जो है एक किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं अनंत होंगी, ठीक है। यानी कोई परिमेय संख्या लिखिए, उस परिमेय संख्या के समतुल्य यानी समान बहुत सारी संख्याएं लिखी जा सकती है। जैसे आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से जो है हम लोग समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल यूज करते हैं, ठीक है। और देखिए हम एग्जाम्पल क्या लेते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए हमने लिया 1/, हमने लिया 1/2, कितना लिया 1/2। और देखिए 1/2 के समतुल्य क्या लिखेंगे, 2/4, क्या होगा 2/4। इसके बाद जो है 3/6 होगा, 4/8 होगा, इसके बाद 5/10 होगा, इसके बाद 6/12 होगा, इसके बाद 7/14 होगा, 8/16 होगा। ऐसे ही करके और भी बहुत सारे समतुल्य संख्याएं लिखी जा सकती है। इसलिए कह रहा है कि किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं अनंत होगी। कितने होगी, अनंत होगी, अनगिनत होती है। देखिए जितने भी हमने
लिखा है, अगर सबको मैं काटूंगा, देखिए 2/4, अगर मैं इसको काट दूं तो 2 एक कम 2 और 2 दूनी के 4, यानी 1/2 ही आएगा सबका आंसर। तो इसलिए दो जो किसी परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या अनंत होंगी, ठीक है, अनगिनत होती हैं। तो इतने पॉइंट्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है।